हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश माध्यम। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एसएससी सीजीएल 2022 का टायर 2 का शिफ्ट फंड, ठीक है, जो 2 मार्च में पूछा गया था। और इसमें हम क्लोज टेस्ट भी देखेंगे, पैराजम्बल भी देखेंगे और पैसेज भी देखेंगे जो टायर 2 में आए थे। तो ये पहला पैराजम्बल है, सॉल्व करने की कोशिश करिए, फिर उसके बाद मेरा एक्सप्लेनेशन सुनिए, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा वीडियो पॉज करके। कुछ बेसिक बातें पैराजम्बल की ये हैं कि पहले तो सभी को पता है कि हम इंट्रो वाला लाइन ढूंढते हैं, इंट्रो वाला जो इंट्रोडक्शन दे वैसा सेंटेंस ढूंढते हैं, सभी को ये बात पता है, ठीक है। सेकंड जो होता है, वो जो सेंटेंस आता है वो डिटेलिंग करता है कि किसके बारे में बात हुई है, इंफॉर्मेशन देगा। और साथ में और भी सेंटेंस लगे हो सकते हैं डिटेलिंग के लिए, ठीक है, जैसे 3, 4 और भी हो सकते हैं। और जो सबसे लास्ट वाला होता है वो चीज़ों को कंक्लूड करता है, ठीक है, कंक्लूजन देता है। यहाँ तक बात समझ में आ गई। तो अब हमारी अप्रोच क्या रहेगी, ये तो एक हो गया जनरल जो सभी जानते हैं और करना भी चाहिए, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। एसएससी में जितने भी एग्ज़ाम होते हैं हमने ये चीज़ देखी है कि पैराजम्बल में ऑप्शन आते हैं, ठीक है, ABCD। तो क्यों ना हमारा पहला अटैक जो होगा वो किस में होगा, ऑप्शन में होगा, ठीक है। मतलब अगर वो ईजी हैं या ईजी टू मॉडरेट हैं तो वो ऑप्शन से सॉल्व होंगे ही होंगे, इतनी बात दिमाग में रखो। तो पहला स्टेप क्या होगा, हम ऑप्शन के ऊपर अटैक करेंगे, ऑप्शन को एलिमिनेट करेंगे और अपना आंसर लेंगे। बताऊंगा ऐसा क्यों। सेकंड हमारा होगा कि ये जो अभी हमने कॉन्सेप्ट सीखा हम इसको यूज़ कर सकते हैं। एक फ्लो होता है ना हर चीज़ का, कि पहले इंट्रो दी, फिर थोड़ी सी इसके बारे में जानकारी दी, फिर थोड़ी सी और गंभीर जानकारी दी, फिर कंक्लूड कर लिया, ठीक है। इस तरीके का फ्लो होता है। तो सेकंड हमारा ये फ्लो चार्ट होगा, इसको हम क्या कहते हैं, फॉलो करेंगे। थर्ड जो होगा, हम ग्रामर का यूज़ करेंगे, ठीक है। मतलब देखेंगे कि प्रोनाउन कहाँ पे है, या फिर वर्ब कैसे आई है, या फिर प्रोनाउन किसके लिए यूज़ हुआ है, या फिर डिमॉन्स्ट्रेटिव दिस दैट किसके लिए यूज़ हुआ है, इस चीज़ से करेंगे। ये सबसे लीस्ट प्रायोरिटी होगी। क्यों? क्योंकि अब एग्जामिनर इतना ज़्यादा स्मार्ट हो गया है कि वो ये सब चीज़ें कम देता है मगर कम देता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसको चाहिए कि वो पैराजम्बल टफ बनाए थोड़ा सा। सबसे बेस्ट होता है ऑप्शन। ऑप्शन के बाद अगर हम ये लॉजिक फॉलो करेंगे तो ये दोनों कॉम्बिनेशन हमको 95% आंसर दे देंगे। सर 5% क्यों नहीं? देखो 5% इसलिए नहीं क्योंकि पैराजम्बल में कभी कभार 2 ऑप्शन सही लगते हैं, ठीक है, ये बात सही है कि 2 ऑप्शन भी ठीक लगते हैं। क्यों? क्योंकि कभी कभार वो दोनों ही एक तरीके से पढ़ने में सही लगते हैं, वहाँ पर कोई ग्रामेटिकल एरर कोई नहीं बता सकता कि वो ग्रामेटिकल एरर है वहाँ पर। और कभी कभार तो कुछ लोग आर्गूमेंट भी करने लग जाएंगे, नहीं यही सही है। मगर समस्या ये है कि एसएससी तो एक ही आंसर की निकालता है, उसके हिसाब से हमारा आंसर सही होना चाहिए। तो करना ये है हमें कि हम बेस्ट ऑप्शन चूज़ करें। अगर ऐसी एम्बिग्यूटी आता है, ऐसी कन्फ्यूज़न आती है तो हम बेस्ट ऑप्शन चूज़ करेंगे, ठीक है। तो ठीक है, इतना बता दिया। अब क्या करना है हमें, पहले ऑप्शंस को अटैक करना है, फिर ये फ्लो चार्ट को फॉलो करने की कोशिश करना। अभी पहले ही दिन नहीं आ जाएगा, जिनको बिल्कुल नहीं आता पहले ही दिन नहीं आ जाएगा, थोड़ा टाइम लगेगा, 5-6 दिन का टाइम लगेगा, ठीक है। जब 7-8 पैराजम्बल कर लेंगे या 10, 15, 20 कर लेंगे तो एक फ्लो बनना दिमाग में स्टार्ट हो जाएगा, फिर आसानी होगी। और जब एकदम कुछ नहीं बचेगा, जब हम दोनों से फेल हो जाएंगे तो फिर ग्रामर का यूज़ करके देख लेंगे कि बनता है कि नहीं बनता है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से ये 3 स्टेप काफ़ी होंगे आंसर तक पहुंचने के लिए। अब सबसे पहला काम क्या करना है, जो एकदम ही बिगनर है, ठीक है, उनको पहले ही पढ़ते नहीं स्टार्ट कर देना है, थोड़ा सा तेज पढ़ना है क्योंकि टाइम कम है। टाइगर्स आर द लार्जेस्ट मेंबर्स ऑफ द कैट फैमिली, ये पढ़ा हमने, ठीक है। दे आर फाउंड इन मैनी पार्ट्स ऑफ एशिया, वो एशिया में बहुत ज़्यादा पार्ट्स में पाए जाते हैं, जगह में पाए जाते हैं। इतना दिमाग में तुरंत आना चाहिए, सेकेंडों में ये बात आनी चाहिए, ठीक है। फिर दूसरा वाला सेंटेंस पढ़ोगे, दे मोस्टली लिव इन डार्क फॉरेस्ट, वो ज़्यादातर डार्क फॉरेस्ट में रहते हैं, अंधेरे जंगलों में रहते हैं। एंड स्लीप ड्यूरिंग द डे, और सोते हैं दिन के टाइम। दे कम आउट फॉर हंटिंग पिग्स एंड डियर बाई नाइट, कह रहा है कि वो रात को निकलते हैं पिग्स और डियर की क्या कहते हैं, हंट करने के लिए, शिकार करने के लिए। ये 2 सेंटेंस समझ में आया कि टाइगर के बारे में बात हो रही है,
टाइगर के बारे में बात हो रही। इट इज़ एज्यूम दैट प्रोबेबली अराउंड 3000 टाइगर्स लिव इन द वाइल्ड। कह रहे हैं ऐसा माना जाता है कि 3000 टाइगर जो है वो वाइल्ड में रहते हैं, मतलब फॉरेस्ट में रहते हैं। दिस स्पीसीज लुक्स स्पेक्टिकुलर, कह रहे हैं कि बहुत ही बढ़िया दिखती है, एंड ग्रैंड बॉडी एंड दे आर वेरी ग्रेसफुल इन देयर मूवमेंट्स। कह रहे हैं कि जब ये चलते हैं तो काफ़ी आकर्षक दिखते हैं, काफ़ी अट्रैक्टिव दिखते हैं, साइलेंटली और बहुत एलिगेंटली चलते हैं ये। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। इट इज़ ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर अस, ये हमारे लिए एकदम इम्पॉसिबल है, टू सी देम अगेंस्ट द जंगल बैकग्राउंड, कि उनको हम जंगल बैकग्राउंड में देख सकें। मतलब जंगल अगर पीछे है, अगर वो वहाँ पे घूम रहे हैं तो हमारे लिए देखना काफ़ी मुश्किल है। स्पेशली व्हेन दे आर स्टैंडिंग स्टिल, और सबसे ज़्यादा तब जब वो चुपचाप खड़े रहते हैं। बिकॉज ऑफ देयर स्ट्रिप्ड कोट्स, देखा ही होगा कि उनकी एक धारी होती है उनके बॉडी में, उसकी वजह से कह रहा है कि बड़ा मुश्किल है कि हम उनको खड़ा हुआ चुपचाप देख सकें। अनलाइक मोस्ट कैट्स द टाइगर लाइक्स बाथिंग वेरी मच। कह रहा है कि जो ज़्यादातर जो कैट होती है उनको बाथिंग पसंद नहीं होता, मतलब पानी में नहाना पसंद नहीं होता, मगर टाइगर को काफ़ी पसंद होता है। यहाँ तक समझ में आ गई बात। अब ये बताओ कि पहला इंट्रो सेंटेंस क्या होगा, कौन सा सेंटेंस इंट्रोडक्शन दे रहा है। अब एक चीज़ देखो, समझ में आ गया होगा वैसे पहला सेंटेंस क्या होगा, मगर फिर भी पहले क्यों ना ऑप्शन को देखा जाए। पहला हम लोग का काम क्या है, ऑप्शन को अटैक करना। पहला अभी देखो, इधर वाले पे ध्यान मत दो, इधर वाले पे ध्यान मत दो, एक काम एक में टाइम लगेगा भी, मगर जब करते जाओगे तो फास्ट हो जाएगा। A C, ठीक है, तो मतलब ये पहला सेंटेंस है और ये सी, तो क्यों ना पहले इसको फोकस करें, ए और सी को, सबको छोड़ देते हैं, काम आसान हुआ। टाइगर आर द लार्जेस्ट मेंबर्स ऑफ द कैट फैमिली, वो कैट फैमिली के सबसे बड़े मेंबर हैं। दे आर फाउंड इन मैनी पार्ट्स ऑफ एशिया, और उनको काफ़ी पार्ट्स में एशिया में पाया जाता है। ठीक है, पहला सेंटेंस ये देख लिया। इट इज़ एज्यूम्ड दैट, ऐसा माना जाता है। अब देखो, अराउंड 3000 टाइगर्स लिव इन द वाइल्ड, कि 3000 जो टाइगर हैं वो वाइल्ड में रहते हैं, फॉरेस्ट में रहते हैं। अब एक बात बताओ, मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ, और कहानी क्या होगी, पैराजम्बल की। मैं आपसे बोलता हूँ कि भाई देखो, टाइगर जो है ना वो अपनी कैट फैमिली के सबसे बड़े टाइगर होते हैं, और वो एशिया में बहुत जगह पाए जाते हैं। एक कहानी बताने का तरीका ये, और मैं एक दूसरी कहानी आपको बताने जा रहा हूँ इसी की, इस तरीके से। जंगल में 3000 टाइगर्स पाए जाते हैं, बहुत ही बढ़िया लगते हैं वो। हाँ, हमारे और आपके बीच में कुछ अलग बातें हो रही थी, और अचानक से मैंने बोला कि 3000 टाइगर वाइल्ड्स में पाए जाते हैं, और वो बहुत ही बढ़िया होते हैं, स्पेक्टेकुलर होते हैं, और उनकी चाल में एकदम आकर्षक होती है कि देखोगे तो देखते ही रह जाओगे। अब बताओ, तुम किस में मेरी सराहना करोगे, किस में करोगे, या फिर तुमको क्या चीज़ अजीब लगी, या फिर तुम क्या आराम से स्मूथली ले सकते हो। सोचो, पहला वाला ले सकते हो ना। जब मैंने, मान लो कि तुमको टाइगर के बारे में पता ही नहीं था, और मुझे तुम्हें टाइगर के बारे में बताना था, तो मैं ये थोड़ा तुमसे बोलूँगा 3000 टाइगर जो है वो वाइल्ड में रहते हैं, फॉरेस्ट में रहते हैं। मान लो कि कोई अलग सा जानवर हो जिसका नाम पिट्टू हो, पिट्टू नाम रख लेते हैं उस जानवर का, है, और मैं तुमसे बोलूँ पिट्टू जो है वो नदी के किनारे रहता है। अब तुम सोचोगे ये पिट्टू है क्या, जानवर है, इंसान है, क्या चीज़ है, सोचोगे ना। तो इस तरीके से सोचो कि ये जो सेंटेंस दिए हुए हैं ये तुमको किसी को बताना है, और कैसे बताओगे, सोचो इस चीज़ को कि, और उसको इस सेंटेंस के बारे में कुछ भी पता नहीं है, तो तुम्हें धीमे धीमे उसको फ्रेम करना है कि उसकी जो तुम्हारी इंफॉर्मेशन है उसके पास आसानी से पहुंच जाए। तो पहला क्या होगा, टाइगर आर द लार्जेस्ट मेंबर ऑफ द कैट फैमिली। जो टाइगर हैं वो कैट फैमिली के लार्जेस्ट मेंबर हैं, 100% यही होगा। तो ये वाला ऑप्शन कट गया। ठीक है, अब देखो, ए कंफर्म हो गया, ए कंफर्म हो गया। अब आ जाते हैं बी, सेकंड वाले में। एक तो बी दिख रहा है, सी दिख रहा है, डी दिख रहा है। ठीक है, इसका मतलब अब बी और सी और डी में करना है। ए खत्म हो गया, अब तीन ही है, कौन सा आएगा सेंटेंस देखते हैं। दे मोस्टली लिव इन डार्क फॉरेस्ट एंड स्लीप ड्यूरिंग द डे, दे कम आउट फॉर हंटिंग एंड पिग्स एंड डियर बाई नाइट। हाँ, सेकेंड हो सकता है ये। ठीक है, दूसरे को भी तो देख लेते हैं, हो सकता है, मैंने कहा है नहीं, जरूरी नहीं है यही हो सकता है। क्यों? क्योंकि सीधे इसमें टाइगर के बारे में बताया गया, उसकी कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बताया गया है। अब सी वाला सेंटेंस देखते हैं। इट इज़ एज्यूम्ड, ये माना जाता है कि दैट प्रोबेबली अराउंड 3000 टाइगर्स लिव इन द वाइल्ड।
दिस स्पीसीज लुक स्पेक्टिकुलर ग्रैंड, दे आर वेरी ग्रेसफुल इन देयर मूवमेंट। ये भी हो सकता है, सेकेंड सेंटेंस हो सकता है। अब डी वाला देखते हैं। इट इज़ ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर अस टू सी देम अगेंस्ट द जंगल बैकग्राउंड। नहीं, ये नहीं होगा। क्यों क्यों नहीं होगा? मैं तुमसे बोलूँगा, मान लो पिट्टू जो है वो नदी के किनारे में रहता है, उसके पास ऐसी पावर है कि वो पूरी दुनिया को नष्ट कर सकता है। मतलब मैंने तुमको पहली बार इंट्रोड्यूस किया पिट्टू को और सीधे कंक्लूड किया कि वो पूरी दुनिया को ख़त्म कर सकता है। कुछ बताया ही नहीं उसके बारे में कि वो कैसा दिखता है, कितनी पॉपुलेशन है उसकी, रात को जगता है कि दिन में जगता है, कुछ बताया नहीं, कुछ नहीं बताया। पिट्टू एक नाम जानवर लिया मैंने और सीधे तुमको उसकी पावर के बारे में बताना स्टार्ट कर दिया। अजीब नहीं है ये? अजीब है ना? मैं तुमको किसी चीज़ को पहली बार इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ तो मुझे थोड़ा बताना भी चाहिए उसके बारे में। तो डी तो नहीं होगा। अब बचा बी और सी, क्या करें? देखो, पहले उसने टाइगर के बारे में बताया, ठीक है, यहाँ पे वो सीधे उसकी क्वालिटीज़ के ऊपर चला गया, मतलब तेरी कैरेक्टरिस्टिक के बारे में चला गया कि वो डार्क फॉरेस्ट में रहता है और दिन में सोता है। मगर यहाँ पे उसने एक ये यहाँ पे ये डाला हुआ है, नंबर डाला हुआ है कि ये बता रहा है इसकी पॉपुलेशन क्या है। पहले बताया गया कि टाइगर जो है वो लार्जेस्ट मेंबर है कैट फैमिली का, उसके बाद उसकी पॉपुलेशन बताया गया। ये ज़्यादा सही है। क्यों? क्योंकि एक जनरल इन्फॉर्मेशन दी गई। क्या दी गई? जनरल इन्फॉर्मेशन दी गई, कोई स्पेसिफिक नहीं दी गई, एक जनरल इन्फॉर्मेशन दी गई। तो ये सेकेंड में इंट्रोड्यूस करने के बाद, टाइगर को इंट्रोड्यूस करने के बाद एक जनरल इन्फॉर्मेशन आई, तो ये सही लग रहा है यहाँ पर ए सी। ठीक है, मुझे लगता है आपको समझ में आया होगा। अब बचा क्या? बी डी। ठीक है, अब काम आसान नहीं हो गया, काम आसान नहीं हो गया। आप सोचो, अगर हम डी रखते हैं तो तुमने बता दिया कि ये जो हैं जंगल में रहते हैं, अगेंस्ट द जंगल बैकग्राउंड। ठीक है, नहीं, जंगल में रहते नहीं है, हम देखते हैं इनको। मतलब कह रहा है कि ये इम्पॉसिबल है इनको जंगल बैकग्राउंड में देखना। क्या तुमने ये बताया कि हम वो जंगल वाला बैकग्राउंड आया क्यों? यहाँ पे तो रिवर वाला बैकग्राउंड हो सकता था ना, सिटी वाला भी हो सकता था, रूरल वाला गांव वाला भी हो सकता था। ये यहाँ पे ये जंगल बैकग्राउंड ले कैसे आया? क्यों लेके आया? क्योंकि इसने बी में बताया था कि वो फॉरेस्ट में रहते हैं। बात समझ में आई? इसीलिए यहाँ पे क्या होगा? पहला बी होगा, ए सी बी डी। करेक्ट आंसर ये होगा। आई थिंक मैंने काफ़ी समझाने की कोशिश करी है। देखो, ये थोड़ा समझने वाली बात है, धीमे धीमे 3-4 लेक्चर के बाद बात को पकड़ने लग जाओगे। ठीक है, तुरंत नहीं आएगा मगर धीरे धीरे आने लगेगा। मैनी फिटनेस ट्रेनर इनकरेज देयर क्लाइंट टू इंक्लूड दीज फूड्स इन देयर डाइट टू बिल्ड मसल। पहले हम पढ़ के समझ रहे हैं आखिर है क्या ये। कह रहा है कि बहुत से जो फिटनेस ट्रेनर है वो अपने क्लाइंट को इंकरेज करते हैं कि वो इन फूडों को अपनी डाइट में इंक्लूड करें मसल्स बनाने के लिए, मतलब अपनी मसल्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। पावर फूड्स कैन बी इंक्लूडेड इन योर एवरीडे डाइट इन अ वैरायटी ऑफ वेज। अब कोई ये पावर फूड्स हैं, कह रहा है कि ये अगर आप एवरीडे डाइट अपने बहुत से तरीकों से अपने डाइट में आप हर दिन इसको इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, द सीक्रेट टू गेटिंग द मोस्ट ऑफ पावर फूड इज ऑफ कोर्स नोइंग हाउ टू कुक देम प्रॉपरली, बाइंग सीजनल फूड्स, बाइंग सीजनल प्रोड्यूस एंड रिकॉग्नाइजिंग योर प्रेफर्ड फ्लेवर प्रोफाइल। कह रहा है कि इसका सीक्रेट जो है कि इसकी पूरी पावर हम ले सकें, किसकी? पावर फूड की, किसको हम सही से कुक करें और सीजनल प्रोड्यूस लाएं, जो कि उसी सीजन हुआ है उसको लेके आएँ और अपने फ्लेवर, जैसा आप फ्लेवर पसंद है वैसा आप ला सकते हो। पावर फूड्स आर हाई इन न्यूट्रिएंट्स सच एज फाइबर, पोटेशियम एंड मिनरल। कह रहा है कि जो पावर फूड है वो न्यूट्रिएंट्स में हाई होते हैं, उसमें क्या क्या होता है? जैसे फाइबर, पोटेशियम, मिनरल। अब बताओ पहला क्या होगा? पहला कौन सा सेंटेंस होगा? ठीक है, पहले हम ऑप्शन में अटैक करते हैं। डी डी बी ए। मैनी फिटनेस ट्रेन इनकरेज देयर क्लाइंट टू इंक्लूड दीज। ये दीज कहाँ से आया? किसके लिए? कौन से फूड? इसका मतलब दीज फूड्स, इसका मतलब फूड्स के बारे में पहले बात हो चुकी है, तो ये तो नहीं होगा, देखना ही नहीं आ गया। पावर फूड्स कैन बी इंक्लूडेड इन योर एवरीडे डाइट इन अ वैरायटी ऑफ वेज। ठीक है, हम एवरीडे डाइट में उसको ले आएंगे, मगर पावर फूड है क्या? हटाओ। डी, पावर फूड्स आर हाई इन न्यूट्रिएंट सच एज फाइबर, पोटेशियम, मिनरल। ठीक है, यहाँ पे पावर फूड के बारे में बताया नहीं है, मगर फिर भी 80% जानकारी दे दी है कि ये खाना ऐसा है कि इसमें फाइबर भी है, पोटेशियम भी है, मिनरल भी है
हो सकता है, इसीलिए देखो यहाँ पे दोनों में बी है। तो हमारा पहला क्या होगा सेंटेंस, डी। ठीक है, अब कह रहा है कि या तो बी हम सेकंड सेंटेंस लें या तो फिर ए लें। अब देखते हैं दोनों को पढ़ के, या तो बी होगा या तो ए होगा। मैनी फिटनेस ट्रेनर्स, हाँ ठीक है, वो इंकरेज करते हैं अपने क्लाइंट को फूड को इंक्लूड करने के लिए। ठीक है, पावर फूड जो है हम बहुत ही वैरायटी ऑफ वेज, बहुत तरीके से अपनी डाइट में ला सकते हैं, अपने खान पान में ला सकते हैं। दोनों ही सेंटेंस काफ़ी टेम्पटिंग दिख रहे हैं लगाने के लिए, मतलब ये ऑप्शन और ये ऑप्शन काफ़ी हद तक सही लग रहे हैं, दोनों ही सही लग रहे हैं इस समय। तो करें क्या? आप सोचो जरा कि अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई अमरूद खाओ और तुम बोल्ट को हरा दोगे। किसको? हुसैन बोल्ट को, जो 9.58 सेकंड में दौड़ा था ओलंपिक में। मैंने कहा कि अमरूद खाओ, मान लोगे मेरी बात? मान लोगे? अब यही कोई ट्रेनर तुमसे बोल दे आकर, दौड़ने वाला, हाँ मैंने उसको अमरूद दिया था, काफ़ी फ़ायदा हुआ उसको। तुम कहा अच्छा, ये तो प्रूफ मिल गया ना तुमको किसी बात का, अब तुम खा लोगे। प्रूफ दो पहले। क्यों इंक्लूड करें वैरायटी ऑफ वेज में? हम क्यों भैया, हम डाइट में क्यों इंक्लूड करें? ठीक है, वो है हाई प्रोटीशन है, सब कुछ है, मगर जब मैनी फिटनेस ट्रेनर बोलेंगे तब तो इंक्लूड करोगे। थोड़ा सा सपोर्ट दे रहा है ना, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? ये होना चाहिए। अब कह रहा है कि पावर फूड्स कैन बी इंक्लूडेड इन योर एवरीडे डाइट इन अ वैरायटी ऑफ वेज। ठीक है, बचा क्या? सी बचा, तो यहाँ पे सी होगा। सी यहाँ पे क्यों है? देखो, द सीक्रेट टू गेटिंग द मोस्ट। अब कंक्लूड कर रहा है वो कि पावर फूड, पूरी बातें उसने बता ली, पावर फूड क्या होते हैं, फिटनेस ट्रेनर क्लाइंट को बताते हैं कैसे हम अपने फूड में इसको इंक्लूड कर सकते हैं। अब वो कंक्लूड कर रहा है कि द सीक्रेट टू गेटिंग द मोस्ट, कैसे हम उसका मैक्सिमम आउटपुट ले सकते हैं उस फूड का, कि अच्छे से कुक करें उसको और सीजनल लाएं, जो उस समय पैदा हो रहे हैं उसी को लाएं और अपने फ्लेवर का लाएं। ठीक है, तो यहाँ पे ये सी जो है वो कंक्लूडिंग था, तो सबसे बेस्ट क्या होगा? सी होगा। मैं आपकी तरह, आप अगर मैं होता ना एग्जाम में, तो क्या करता ना, सबसे पहले कंक्लूजन देखता और यहाँ पे सी और सी दिखते मुझे, मैं समझ जाता इन दोनों में से था, फिर पहला और पहला चेक करता, बात खत्म, ये कट जाता और ये आंसर होता सेकेंडों में। क्या करना है पढ़ के पूरा, ऐसे थोड़ा लिखना है वहाँ पर। ठीक है, एक बार आइडिया ले लिया तेजी से पढ़कर, फिर तुरंत ऑप्शन पे अटैक करते हैं। तो अब पैसेज स्टार्ट करते हैं। फ्रॉम जनवरी 28 टू फरवरी 4 2023, कह रहा है 28 जनवरी से 4 फरवरी तक, अ चाइनीज ऑपरेटेड लार्ज वाइट हाई एल्टीट्यूड बैलून वॉज सीन इन नॉर्थ अमेरिका एयर स्पेस इंक्लूडिंग अलास्का, वेस्टर्न कनाडा एंड द कॉन्टिगुअस यूनाइटेड स्टेट्स। अ चाइनीज ऑपरेटेड, जो चाइना ऑपरेट कर रहा था, कौन? बैलून को, जो वाइट हाई एल्टीट्यूड, काफ़ी ऊंचाई में था, वो देखा गया कहाँ पे? नॉर्थ अमेरिकन एयर स्पेस में। कहाँ पे? अलास्का में, वेस्टर्न कनाडा में, और यूनाइटेड स्टेट्स से जुड़े कुछ इलाके थे वहाँ पर। द अमेरिकन एंड कैनेडियन मिलिट्रीज असर्टेड, मतलब अमेरिकन और कैनेडियन मिलिट्रीज ने असर्ट किया, मतलब काफ़ी कॉन्फिडेंस के साथ बोला, दैट द बैलून वॉज फॉर सर्विलांस। जो बैलून था वो सर्विलांस के लिए। सर्विलांस का मतलब वो मिलिट्री एक तरीके से कैम्प का पता करने आए थे, और भी उनके जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट थे उनका पता करने आए थे, काफ़ी मिलिट्री डिटेल्स निकालने आए थे। क्या चीज़? बैलून जो आया था। जैसे अभी पाकिस्तान ने हम लोग के अंदर ड्रोन भेजा था, पहली वाली जो उन्होंने अटैक किया था, तो उसमें क्या था कि वो देखना चाहते थे कि हमारे पास क्या क्या है, कहाँ पे कम्युनिकेशन सेटेलाइट है, क्या है। उसी तरीके का उन्होंने इल्ज़ाम लगाया, किसने? अमेरिकन और कैनेडियन मिलिट्रीज ने। वाइल द चाइनीज़ गवर्नमेंट मेंटेन, मगर चाइनीज़ गवर्नमेंट मेंटेन किया, उन्होंने ये चीज़ बोली दृढ़ता के साथ, इट वॉज अ सिविलियन मेट्रोलॉजिकल रिसर्च एयरशिप, कि वो एक तो सिविलियन मेट्रोलॉजिकल रिसर्च एयरशिप थी, मतलब वेदर को क्या कहते हैं बारे में जानने वाली। तो उसने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, सर्विलांस के लिए ये कोई मिलिट्री एसेट्स वाला नहीं था, ये एक सिंपल से था। दैट हैज़ बीन ब्लोन ऑफ कोर्स, जो कि अपने रास्ते से भटक गया था, ऐसा चाइना गवर्नमेंट बोलना था। एनालिस्ट, जो एनालिस्ट थे, जो एनालाइज करते हैं चीज़ों को, सेड दैट द बैलून फ्लाइट पाथ एंड स्ट्रक्चरल कैरेक्टरिस्टिक मेड इट डिसिमिलर फ्रॉम दोज विच हैव टिपिकली बीन यूज्ड फॉर मेट्रोलॉजिकल रिसर्च। एनालिस्ट ने कहा कि जो बैलून की फ्लाइट पाथ थी, जिस तरीके से वो जा रहा था, और उसका जो स्ट्रक्चर कैरेक्टरिस्टिक था, जिस तरीके का वो बना हुआ था, वो डिसिमिलर करता है, मतलब अलग करता है किससे? जो मेट्रोलॉजिकल रिसर्च, मतलब जो एयरशिप होती है उनसे अलग करता है। तो वो ये था कि ये 100%
सर्विलांस एयरक्राफ्ट था, वो ये बताना चाहते थे। ठीक है। द यूएस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट, जो यूएस डिपार्टमेंट स्टेट था, उसने क्या कहा, सेड दैट द बैलून वॉज कैपेबल, बैलून क्या जो कैपेबल था किस चीज़ में, ऑफ लोकेटिंग इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन डिवाइसेस, कि वो इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन डिवाइसेस का पता लगा सकता था, जैसे इंक्लूडिंग मोबाइल फोन्स एंड रेडियोज, जैसे मोबाइल फ़ोन या रेडियो, एंड दैट अमेरिकन यूटी रिकनसाइंस एयरक्राफ्ट, रिकनसाइंस का मतलब जो कि चुपचाप किसी की इंफॉर्मेशन ले आए या फिर एज अ वॉर में यूज़ हो जाए, कि वो सामने से लड़े नहीं मगर इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन एयरक्राफ्ट लेके चलाए, वो वाला एयरक्राफ्ट। तो अमेरिका ने अपना U2 रिकनसाइंस एयरक्राफ्ट डिप्लॉयड किया, डिप्लॉयड टू ट्रैक द बैलून इन द एयर, कि वो बैलून को ट्रैक करते रहें। रिवील दैट द बैलून, और उसने क्या रिवील किया कि जो बैलून था वो कैरीड एंटीनाज एंड अदर इक्विपमेंट क्लियरली फॉर इंटेलिजेंस सर्विलांस एंड इनकंसिस्टेंट विद द इक्विपमेंट ऑन बोर्ड वेदर बैलून्स। कह रहा है कि जो U2 जो एयरक्राफ्ट था उसने ये 100% बता दिया कि जो बैलून था उसके पास एंटीना लगा हुआ था और अदर इक्विपमेंट लगे हुए थे, जो कि क्लियरली ये बताता है कि वो सर्विलांस के लिए आया था। एंड इनकंसिस्टेंट, और मतलब इनकंसिस्टेंट मतलब कि वो वैसा नहीं था जैसा अलग, जैसे जो सिविल मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट में एयरक्राफ्ट यूज़ होते हैं वैसा वो बिल्कुल नहीं था, वैसे इक्विपमेंट उसके वे नहीं थे जैसे होने चाहिए थे। द स्टेट डिपार्टमेंट सेड, स्टेट डिपार्टमेंट ने कहा दैट द स्पाई बैलून जो कि इंफॉर्मेशन निकाल रहा है, वो द पार्ट ऑफ, एक पार्ट है ग्लोबल चाइनीज मिलिट्री, मतलब इनका कोई मिशन है किसका, चाइनीज मिलिट्री का, डायरेक्टेड सर्विलांस एफर्ट इन विच चाइनीज स्पाई बैलून्स हैव फ्लोन ओवर मोर देन 40 नेशंस इन 5 कॉन्टिनेंट। तो ये कहना ये चाह रहे हैं कि जो ग्लोबल चाइनीज मिलिट्री है वो एक अभियान टाइप का चला रही है कि जो सर्विलांस करने के लिए बहुत जगह 40 नेशन में 5 कॉन्टिनेंट में उन्होंने अपने बैलून भेजे हैं। तो ये ऐसा कहना कौन कह रहा है, यूएस डिपार्टमेंट, स्टेट डिपार्टमेंट कह रहा है। ऑन फरवरी 4 द यूएस एयरफोर्स शॉट डाउन, कह रहे हैं 4 फरवरी को यूएस एयरफोर्स ने शॉट डाउन द बैलून ओवर यूएस टेरिटोरियल वाटर ऑफ द कोस्ट ऑफ साउथ कैरोलिना। कह रहे हैं कि जो वाटर कोस्ट था किसका, साउथ कैरोलिना के पास में, वहाँ पे यूएस एयरफोर्स ने बैलून को शॉट डाउन कर दिया, मार गिराया। ऑन द ऑर्डर ऑफ यूएस प्रेसिडेंट जॉय बाइडेन, किसके ऑर्डर में, जो उस समय के प्रेसिडेंट थे जॉय बाइडेन, उनके ऑर्डर पे। डेब्रिस फ्रॉम द रेकेज वॉज रिकवर्ड, कह रहे हैं कि जो बॉडी पार्ट जो टूट फूट के गिरा था उसको रिकवर कर लिया गया है, एंड सेंड टू द FBI लेबोरेटरी इन क्वांटिको वर्जीना फॉर एनालिसिस। कह रहे हैं कि उसके पार्ट को FBI लेबोरेटरी में, जो कि कहाँ स्थित है, क्वांटिको वर्जीनिया में भेजा गया, किसके लिए, एनालिसिस करने के लिए कि क्या चीज़ है ये, कि ये सिर्फ मतलब सिविल एयरक्राफ्ट था या किस तरीके का एयरक्राफ्ट था, उसको पता लगाने के लिए। द इंसिडेंट, जो इंसिडेंट हुआ है, अब यहाँ पे दा क्यों लगा हुआ है, क्योंकि ये इंसिडेंट हम लोग पहले बात कर चुके हैं, हम लोग को पता है, ठीक है, इसलिए यहाँ पे दा लगा हुआ है। द इंसिडेंट इंक्रीज यूएस चाइना टेंशन, इस इंसिडेंट ने यूएस चाइना की जो टेंशन है उसको इंक्रीज कर दिया है। द इंसिडेंट प्रॉम्प्टेड मतलब मजबूर करना या फिर किसी को इतना मजबूर कर देना कि वो कोई स्टेप ले ले। द इंसिडेंट प्रॉम्प्टेड यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटोनियो ब्लिंकन टू डिले अ डिप्लोमेटिक विजिट टू बीजिंग। कह रहे हैं कि इस इंसिडेंट ने यूएस सेक्रेटरी को मजबूर कर दिया है कि वो अपना जो बीजिंग का जाने वाला उनका टूर था उसको डिले करें। विच वॉज सेट टू बी फर्स्ट सिंस 2018, जो कि पहली बार 2018 के बाद होने वाला था। इट इज़ ऑल्सो फर्दर स्ट्रेन कैनेडा चाइना रिलेशन, कह रहा है कि और इस इंसिडेंट ने कनाडा और चाइना के रिलेशन भी खराब कर दिए हैं। एज कनाडा समन्ड द चाइनीज एम्बेसडर, क्योंकि जैसे कनाडा ने चाइनीज एम्बेसडर को बुलाया, जो कनाडा में चाइनीज एम्बेसडर होगा उसको बुलाया गया, बिकॉज ऑफ द वायलेशन ऑफ कैनेडियन स्पेस, क्योंकि उस बैलून ने कैनेडियन एयर स्पेस को भी वायलेट किया था। ऑन फरवरी 3 फरवरी को यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस, जो यूएस डिपार्टमेंट था डिफेंस का, अनाउंस दैट अ सेकेंड चाइनीज बैलून वॉज पासिंग ओवर लैटिन अमेरिका। उन्होंने अनाउंस किया कि सेकेंड चाइनीज बैलून वो लैटिन अमेरिका के ऊपर से पास हो रहा था, विच चाइना ऑल्सो सेट बिलोंग टू इट, जो कि चाइना ने कहा कि हाँ मेरा ही था। ऑन फरवरी 10, फिर 10 फरवरी को एयरफोर्स शॉट डाउन अनदर एरियल ऑब्जेक्ट ओवर यूएस टेरिटरी एट द ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंट बाइडेन। तो उन्होंने दोबारा 10 फरवरी को
एयरफोर्स से उसको शॉट डाउन करवा दिया। समझ में आया पैसेज क्या था कि एक बैलून था जो कि चाइना ने छोड़ा था, वो कनाडा और भी जितने भी कंट्रीज थे उनके ऊपर से होते होते जा रहा था। यूएस को बात पसंद नहीं आई, उन्होंने मार दिया। इनके वो जाने वाले थे, एंटोनियो जाने वाले थे, इसकी वजह से रिलेशन ख़राब हुए, तो वो उनका जाना डिले हो गया और कनाडा से भी रिलेशन ख़राब हुए। ये पूरी समरी थी। ठीक है, अब करते हैं पैसेज। द पैसेज इज मेनली अबाउट, किसके बारे में था ये पैसेज? स्ट्रेन रिलेशन बिटवीन यूएस एंड चाइना। सोचना, अ चाइनीज स्पाई बैलून फ्लाइंग ओवर यूएस कैनेडियन टेरिटरीज, चाइनाज ग्लोबल मिलिट्री डायरेक्टेड सर्विलांस, या फिर चाइनाज बैलून फ्लाइंग ऑल ओवर द वर्ल्ड। देखो, यूएस और चाइना के जो रिलेशन थे सबसे ज़्यादा खराब कब हुए? जब यूएस ने शॉट डाउन कर दिया किसका? चाइना का बैलून। तो ये मेन बात तो थी नहीं, तो इसको हटाओ। चाइनीज स्पाई बैलून फ्लाइंग ओवर, हाँ ये हो सकता है। क्यों? क्योंकि पूरा लफड़ा तो यहीं से स्टार्ट हुआ, पूरी समस्याएं तो यहीं से स्टार्ट हुई जो चाइना ने करी। हो सकता है ये। चाइनाज ग्लोबल मिलिट्री, अब देखो ये तो यूएस के कुछ डिपार्टमेंट ने बताया था कि ये ऐसा कर रहे हैं, मगर ये कोई बात नहीं है, तो सिर्फ एक्स्ट्रा बात अपने आप को यूएस ने अपने आप को सपोर्ट किया कि भाई उन्होंने क्यों शॉट डाउन कर लिया, इसलिए ये बात बोली थी, मगर मेन अभी सेकंड है। चाइनीज बैलून फ्लाइंग ऑल ओवर द वर्ल्ड, इसका कोई मतलब ही नहीं है, ये कहीं सेंटेंस में दिया भी नहीं हुआ है। 40 कंट्री, उससे ज़्यादा की बात हुई है, 5 कंट्री। जो चीज़ पैसेज में दी हो बस वही सत्य है, एक्स्ट्रा कोई भी वर्ड सत्य नहीं है। ऑल ओवर वर्ड कहीं भी पूरे भी पैसेज में नहीं था। ठीक है, तो ये नहीं होगा, तो क्या होगा? सेकेंड वाला होगा। द यूएस, अब ये देखो, रीड द स्टेटमेंट, पहले स्टेटमेंट रीड करो ए और बी और फिर बताओ ये आंसर है कि नहीं। द यूएस एयरफोर्स शॉट डाउन द चाइनीज बैलून ओवर यूएस टेरिटोरियल वाटर्स। यहाँ पे कुछ गड़बड़ी हो गई है पीपीटी बनाने में, अगली बार ध्यान रखेंगे। ठीक है, इसको एडजस्ट कर लो आज। तो कह रहा है ये जो यूएस एयरफोर्स था उसने चाइनीज बैलून यूएस टेरिटोरियल वाटर में मार गिराया था। हाँ, मार गिराया था, वो वहाँ पे था ना, क्या कहते हैं, कैरोलिना में कोस्ट, वहाँ पे, तो वहाँ पे मार गिराया था। ठीक है, कैरोलिना नहीं, कैलिफोर्निया था क्या? साउथ कैरोलिना, हाँ साउथ कैरोलिना था। टेंशन बिटवीन चाइना एंड यूएस हैव इंक्रीज, कह रहा है कि जो चाइना और यूएस की टेंशन थी वो इंक्रीज कर गई। और विजिट ऑफ यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ बीजिंग हैज बीन पोस्टपोन। हाँ ठीक है, यूएस सेक्रेटरी की जो एंटोनियो थी उनकी विजिट भी पोस्टपोन हो गई थी। बात दोनों ही ए और बी सही हैं, बोथ ए बी ट्रू, बोथ ए बी ट्रू। ए इज फॉल्स, ये तो गलत हो गया, फॉल्स तो कोई है ही नहीं। अब ये बताओ, बी इज नॉट द करेक्ट रीजन फॉर ए, या फिर बी इज द करेक्ट रीजन फॉर ए। क्या होगा? बी ए का करेक्ट रीजन है या नहीं है? मैं आपसे एक चीज बता दूं, जहां से मैंने ये पैराग्राफ उठाया, मैं देखो तुम सच बता दूं, एसएससी ने आंसर दिया है ये। आपको लगता है ये आंसर है? हम लोग ने पढ़ा, आपको लगता है सेकंड वाला आंसर है? मुझे नहीं पता कि वो सही है गलत है, कि उनके आंसर सही होते हैं कि नहीं होते, मगर ये बताओ क्या ये सेकंड वाला सही है? गलत है ये आंसर, भले ही ऑफिशियल उसमें हो, ये गलत आंसर है। सही होगा ये वाला। आप लोगों ने शायद फर्स्ट लगाया होगा, जिसने भी लगाया होगा, और अगर उसको क्लेम नहीं किया होगा तो आपका ही नुकसान हुआ है। पिछली साल 2022 वाले स्टूडेंट, सॉरी, जिनका था, मगर ये आंसर गलत है। ये कह रहा है बी इज द करेक्ट रीजन। एक बात बताओ, टेंशन कब बढ़ी थी? टेंशन कब बढ़ी थी? जब यूएस ने शॉर्ट कर दिया था ना उनको बैलून, उसके बाद ही तो जो यूएस सेक्रेटरी थी उन्होंने डिले किया। ये कह रहा है ये इसका रीजन है, क्योंकि उन्होंने जो यूएस सेक्रेटरी थे उन्होंने पोस्टपोन कर दिया, तो यूएस एयरफोर्स शॉट डाउन कर दिया। ऐसा तो होना हुआ था। ये गलत है, 100% गलत है, कहीं भी कोई भी चैलेंज कर दे। ठीक है, तो पहला क्या होगा? पहला वाला सही होगा। हाउ डिड यूएस मेक श्योर दैट द बैलून फ्लाइंग ओवर हिज टेरिटरी वाज अ स्पाई बैलून? कह रहा है कि कैसे यूएस ने मेक श्योर किया। मेरी बात को ध्यान से सुनो और इसको ध्यान से देखो। कैसे यूएस ने मेक श्योर किया, कैसे कंफर्म किया कि जो बैलून था वो स्पाई बैलून था? द एफबीआई लैब कंफर्म दैट इट वाज अ स्पाई बैलून। एफबीआई वो जो गया था वहां पे, लैब में गया था, क्या रिपोर्ट आ गई है? तुमको पता है? पूरे पैराग्राफ में कहीं भी रिपोर्ट है? एफबीआई लैबोरेटरी में तो गया था, क्या इसकी रिपोर्ट कहीं है? तो कैसे बता सकते हो? नहीं बता सकते हो, तो ये नहीं होगा, पहला नहीं होगा। द एनालिस्ट स्टडीड इज फ्लाइट पाथ एंड सेड सो। कह रहे हैं कि जो एनालिस्ट है उन्होंने फ्लाइट पाथ देखा और उसके बाद ये कहा। ठीक है, ये पहली बार कहा था उन्होंने, मगर मेक श्योर कब हुआ था, कंफर्म कब हुआ था? देखते हैं।
इट्स रिकनसाइंस एयरक्राफ्ट सॉ द एंटीनास एंड इक्विपमेंट ऑफ बैलून। हाँ ये था वो U2 एयरक्राफ्ट, याद आया? U2 एयरक्राफ्ट, हाँ ये था। इट गॉट द सैंपल ऑफ द बैलून चेक, नहीं ये लैब वाली बात ही नहीं है, तो ये कंफर्म था थर्ड वाला। द वर्ड कॉन्टिग्यूस मीन्स, कॉन्टिग्यूस कहाँ था? कॉन्टिग्यूस यहाँ ये था कॉन्टिग्यूस यूनाइटेड स्टेट। इसका मतलब होता है लगा हुआ बॉर्डर या लगा हुआ जो एरिया है या प्लेन है, इसका मतलब ये होता है। फार ऑफ तो नहीं होगा, बहुत दूर, स्प्रेडिंग यहाँ पे होगा एडजॉइनिंग, जुड़ा हुआ, लगा हुआ, ठीक है, एक तरीके से लगा हुआ, तो इसका मतलब यही था। समझ में आया यहाँ तक? अच्छा एक बात और, एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि मान लो कि ये बहुत ज़्यादा बड़ा लग रहा है ना, देखो मेरी तो हैबिट है, इसलिए क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा आर्टिकल पढ़ता रहता हूँ, मुझे याद हो जाता है एक ही बार पढ़ने में या 2 बार बहुत ज़्यादा, तो मुझे पता चल गया। अगर आप नए नए हो, पहले काम क्या करना, इतना पढ़ लिया, 5 क्वेश्चन देख डालना कि वहाँ से कुछ क्वेश्चन आए तो नहीं है। इससे क्या होगा, दिमाग को भी याद रहेगा और आप जितना लगाओगे एक्यूरेसी से टिक लगाओगे, ठीक है। थोड़ा सा टाइम लगेगा शफल करने में, मुझे पता है कि यहाँ पे जो एसएससी या फिर बैंक के एग्ज़ाम होते हैं, कंप्यूटर स्लो काम करते हैं, मैंने पेपर दिया है, मुझे पता है थोड़ा सा दिक्कत होती है उसमें, बहुत ज़्यादा स्क्रॉल करने में दिक्कत होती है ना, थोड़ा सा टाइम वेस्ट होगा मगर एक्यूरेसी मेंटेन रहेगी। अगर आप नए हो, अगर आपको याद रहता है तब तो बहुत अच्छी बात है, तुरंत पैसेज पढ़िए और फिर टिक लगाइए, ठीक। तो ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं क्लोज टेस्ट। इसको देख लो, यहाँ पे मैंने दे दिया, फिर आगे पार्ट में है, थोड़ा सा जल्दी करेंगे क्योंकि अब वीडियो काफ़ी लंबी होती जा रही है। द मैजेज लिव इन डैश वेरी ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ अफ्रीका। मैं बता दूं कि जो मैजेज होते हैं ये क्या होती हैं, एक ट्राइब होती हैं और इनकी पहचान होती है कि ये काफ़ी रेड कपड़े पहनते हैं, ठीक है। मुझे थोड़ा बहुत याद है इनके बारे में, बहुत ज़्यादा डिटेलिंग याद नहीं है, मैंने कहीं पढ़ा है इनको, ये रेड कपड़े पहनते हैं काफ़ी ज़्यादा, और ये शायद कीनिया में पाए जाते हैं। दे लिव ऑन द वाइट प्लेन्स इन सदर्न एंड नदर्न केनिया एंड नॉर्थन तंजानिया। ये केनिया और तंजानिया में पाए जाते हैं, तो वही कह रहा है कि ये वाइट प्लेन्स सदर्न और नदर्न में, तंजानिया और केनिया में पाए जाते हैं ये, ठीक है। क्या होगा, दैट ए देयर सम वेरी ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ अफ्रीका। दैट, क्या ये पहले जो हम लोगों ने वेरी ब्यूटीफुल पार्ट है, ये पार्ट क्या है, नाउन है यहाँ पर, ब्यूटीफुल क्या है, एडजेक्टिव है, ये क्या है, एडवर्ब है, नाउन के लिए आर्टिकल आना चाहिए, दैट लगेगा यहाँ पे। द मैसिव लिव इन दैट वेरी ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ अफ्रीका, क्या इस पार्ट के बारे में पहले बात हुई है, तो दैट तो आएगा नहीं, ए आ सकता है, आर्टिकल चाहिए था। देयर क्या हो गया, पजेसिव एडजेक्टिव हो गया, क्या यहाँ पे पजेसिव एडजेक्टिव आएगा, कुछ पोजीशन आ रहा है यहाँ पर, देयर वेरी ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ अफ्रीका, नहीं। सम आएगा यहाँ पर, सम तो डिटर्मिनर होता है, एक तरीके से नाउन की क्वांटिटी बताता है ना, जैसे सम बुक्स, तो ये भी नहीं होगा। यहाँ पे क्या होगा, ए होगा, साफ साफ दिख रहा था कि यहाँ पे पार्ट जो है नाउन है, यहाँ पे आर्टिकल चाहिए, और यहाँ पे एक ही आर्टिकल था, वो भी था ए। द एरिया डैश ऑफ माइल्स ऑफ रोलिंग ग्रास लैंड ऑन विच यू कैन फाइंड थॉर्नी हॉर्न्स एंड रॉकी हिल्स। कह रहा है कि जो एरिया था जहाँ पे बहुत दूर तक ग्रास लैंड था, रोलिंग ग्रास लैंड था, जहाँ पे एकदम मतलब ग्रास के लैंड थे, ऑन विच, जिसमें यू कैन फाइंड थॉर्नी बुशेस, कांटेदार आप झाड़ियाँ देख सकते थे, या हाँ ठीक है देख सकते थे या फिर पा सकते थे, और रॉकी हिल्स भी आप देख सकते थे। क्या होगा, द एरिया कंसिस्ट्स, सराउंड्स, मेजर, कंसीडर्स। अब द एरिया है तो यहाँ पे एक वर्ब चाहिए, ठीक है, कैसी होगी, कंसिस्ट था, सराउंड था, देखो मेजर का मतलब होता है नापना, हटाओ, कंसीडर मतलब कोई चीज़ कंसीडर करना, ये भी हटाओ। सराउंड्स कर रही थी कि कंसिस्ट कर रहा था, वो एरिया के अंदर वो चीज़ें थी, या ये एरिया है और ऐसे ग्रासेस थी उसकी सराउंड थी घूमते हुए में, कंसिस्ट था, तो यहाँ पे बेस्ट ऑप्शन क्या होगा, कंसिस्ट होगा। यहाँ तक हो गया है। द पीपल फ्रॉम वन प्लेस, द पीपल मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर अकॉर्डिंग टू द सीजन। कह रहा है कि वो जो लोग थे, कौन, मोज़ेस ट्राइब थी, वो एक जगह से दूसरी जगह जाते थे जैसे जैसा सीज़न होता था, अकॉर्डिंग टू द सीज़न। लुकिंग फॉर अ ग्रास, मतलब घास के लिए देखते थे, एंड अदर प्लांट, छोटे प्लांट्स के लिए देखते थे, डैश विच देयर कैटल कैन ग्रेज, जिसके ऊपर जो उसके कैटल थे वो चढ़ सकें। क्या आएगा यहाँ पर, विद आएगा, विद
तो इंस्ट्रूमेंट के लिए यूज़ होता है। अगर कोई इंस्ट्रूमेंट, और भी यूज़ होते हैं काफ़ी, कभी देखेंगे विद के बारे में काफ़ी डिटेल में, ज़्यादातर आपको किताबों में मिल जाएगा ना, टूल के लिए यूज़ होता है। तो ठीक है, विद इंस्ट्रूमेंट के साथ यूज़ होता है। एट मैंने पहले ही बताया हुआ है आपको स्टेनो वाले लेक्चर में कि स्पेसिफिक लोकेशन के लिए यूज़ होता है। ठीक है, ये भी नहीं होगा। ऑन हो सकता है। बाई तो क्या होता है, ये डूअर दिखाता है कि कौन एजेंट है काम करने का, तो ये भी नहीं होगा। वैसे भी घास के ऊपर गाय जब चढ़ती है तो ज़्यादातर ऑन का ही यूज़ होता है, तो यहाँ पे बेस्ट क्या है, ऑन होगा। दे हैव नो परमानेंट होम, ये दे किसके लिए आया, वही ट्राइब के लिए, इनका कोई परमानेंट होम नहीं होता। व्हेन दे वांट टू सेटल इन अ प्लेस फॉर सम टाइम, जब वो कुछ समय के लिए अपने आप को सेटल करना चाहते हैं, जब वहाँ पर रहना चाहते हैं, दे बिल्ट अ काइंड ऑफ कैंप कॉल्ड अ मन्यता, कह रहे हैं कि एक तरीके का कैंप ये बनाते हैं, इसका नाम होता है मन्यता। वेयर अ फ्यू फैमिलीज लिव, जिसमें कुछ फैमिलीज रह सकती हैं, फॉर अ डैश वीक्स और मंथ, देन दे मूव ऑन अगेन टेकिंग देयर फ्यू बिलोंगिंग्स विद दैम एंड बर्निंग द ओल्ड मन्यता टू द ग्राउंड। कह रहे हैं कि फिर उसके बाद वो आगे बढ़ जाते हैं, कुछ चीज़ें अपने साथ लेने के बाद जो उनकी होती हैं, और उसके जो पीछे ये जो मन्यता जो बना के वो जा रहे थे, इसको वो जला देते हैं और राख कर देते हैं उसको। यहाँ पे क्या होगा, फॉर अ डैश लिटिल वीक, लीस्ट वीक, फ्यू वीक, सिग्निफिकेंट। सिग्निफिकेंट हटा दो, ये एग्जेक्टिव होता है, इसका मतलब इंपॉर्टेंट वीक, हटाओ। लीस्ट सुपरलेटिव होता है लिटिल का, सुपरलेटिव होता तो यहाँ पे ए ना होता, द होता, इसको हटाओ। बात आ गई लिटिल और फ्यू की। लिटिल जो होता है वो अनकाउंटेबल के लिए यूज होता है, किसके लिए यूज होता है, अनकाउंटेबल के लिए। और फ्यू जो होता है वो किसके लिए यूज होता है, काउंटेबल नाउन के लिए। ठीक है, वीक और मंथ क्या होंगे, काउंटेबल होंगे, आप फ्यू यूज करो, बात खत्म। ठीक है, फ्यू, आ फ्यू, द फ्यू, इसका मतलब कुछ नहीं, जीरो। आ फ्यू का मतलब थोड़े, मतलब बहुत लोग हैं, मान लो ये पूरे कमरा भर लोग हैं, तो तुम्हारे पास बहुत थोड़े लोग आए, तो तुम क्या बोलोगे, अ फ्यू। यहाँ पे कमरा भर लोग हैं, 1000 आदमी नहीं, कमरा भर कह रहा हूँ, मान लो कि इस कमरे में बहुत थोड़े लोग हैं, 6 आदमी हैं, जो कि काफ़ी थोड़े हैं इसकी तुलना में, मगर वो पूरे तुम्हारे पास आ गए, द फ्यू हो गया। थोड़े थे मगर पूरे थे, थोड़े थे मगर पूरे थे, तो द फ्यू हो गया। ज़्यादा थे मगर थोड़े आए, तो आ फ्यू हो गया। और फ्यू तो ना के बराबर, तो यहाँ पे क्या होगा, आ फ्यू मतलब कुछ समय के लिए, कुछ मंथ या वीक के लिए, तो आ फ्यू इसीलिए लगा हुआ है यहाँ पर। तो ठीक है, आज का लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं। आई होप आपको कुछ सीखने को मिला होगा, और आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको आज का लेक्चर कैसा लगा और आपको क्या सीखने को मिला। अगर आप मुझसे इंग्लिश ग्रामर पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारा ऐप इंग्लिश माध्यम प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप ओपन करते ही आपके सामने होम स्क्रीन आएगी, वहाँ पे आपको 5 ऑप्शन मिलेंगे, मेन, लाइब्रेरी, फीड, लेक्चर, पास। लेक्चर में क्लिक करते ही आपके सामने 2 वर्जन आएंगे, फ्री और पेड। पेड में क्लिक करते ही आपके सामने इंग्लिश ग्रामर का एक सेक्शन आएगा, जहाँ पे मैंने इंग्लिश एसएससी के लिए बहुत ही डिटेल में बताया हुआ है और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बताया है, जो कि आपके कॉन्सेप्ट्स को और अच्छा करेगा और आपको अच्छे मार्क्स लाने में हेल्प करेगा। तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।